हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम जैसे कि अपना सीडीपी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये सीटेट पेपर 2 का पेपर है, जिसमें से हम सीडीपी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। 1 to 15 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और आज बात करेंगे 16 to 30 क्वेश्चन की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से, विद्यालय यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उनको सबसे कम प्रतिबंधित यानी कि जहाँ पर सबसे कम प्रतिबंध हो विद्यालय के, ऐसे वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या होता है, ये बताना है। लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, यानी कि लड़कियों के लिए और जो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं ऐसे वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है कि मतलब कि प्रतिबंधित नहीं है जहाँ पर वातावरण विद्यालय का। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो बिल्कुल सही बात है कि ये दूसरे बच्चों के लिए संवेदनशील बनाता है, क्योंकि क्या है मतलब कम प्रतिबंध है यहाँ पर। तो दूसरे बच्चों के लिए आप ना तो नीचा दिखाएं और ना ही आप उनके लिए दबाएं, ठीक है, जो भी आपसे मतलब अलाभान्वित बच्चे हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक तथ्य कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि जो एकाग्रता है वो समय के साथ मेल बैठाने के लिए, एकाग्रता अगर है आप में अंदर तो समय के साथ मेल बैठाएं। उसमें एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना, यानी कि आपने जो एक असाइनमेंट दिया है उसके समय को आप घटा दीजिए, है ना। और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना, मतलब कि जो बच्चा कंसंट्रेट कर पा रहा है, अगर मैंने आपसे कहा है कि आपको ये काम 1 घंटे में करना है और वो काम 45 मिनट्स का है, तो आप उसको 60 मिनट में अगर करेंगे तो आराम से करेंगे। वहीं अगर मैं कहती हूँ कि ये काम आपको आधे घंटे के अंदर करके देना है, जबकि वो आधे घंटे के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरा प्रेशर है, तो क्या होगा, आप उसको काम को करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये होता है कि एकाग्रता समय के लिए मेल बैठाने के लिए दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना, जो आवंटित समय है उसको कम कर देना, ठीक है। तो ऐसे प्रेशर बनता है और काम अच्छा होता है। और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता के समय को बढ़ाना, है ना, कि और ज़्यादा एकाग्र होकर रह सके। तो इन विकारों से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है ये बताना है। अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, यानी कि जो भी अशांतकारी व्यवहार होते हैं, जो जिनसे मन शांत नहीं हो पाता, उस तरह के विकारों से मतलब निपटने के लिए वो करता है। या फिर डिस्फेजिया होगा यहाँ पर, डिस्फेजिया। संवेदी एकीकरण विकार। नेक्स्ट है एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। तो बिल्कुल सही बात है, अति क्रियाशील मतलब एकाग्रता का जब ह्रास होता है अति क्रियाशील होने पर, तो उस वाले विकार का यहाँ पर क्या होता है, वो विकार हमसे दूर होता है और हम क्या करते हैं, उनसे उबर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो पर्यावरणीय उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। किसके साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है, जो आसपास के लोग हैं। तो आसपास के लोग किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, है ना। तो ये क्या होगा हमारा पर्यावरणीय, यानी कि कौन सा उपागम है, तो ये पर्यावरणीय उपागम है, जिससे हम अशांतकारी व्यवहार संबंधी जो बच्चे होते हैं उनको व्यवहार करने के लिए उनके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रेंजुअली प्रतिभाशाली की डैश
परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? रेंज वैली एक मनोवैज्ञानिक है, तो ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके बारे में इन्होंने कहा है। तो किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं ये बताना है। तो रेंज वैली जो है वो त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। त्रिवृत्तीय जो परिभाषा होती है उसके लिए जाने जाते हैं ये, है ना, रेंज वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या मतलब सही है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझाना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। फोर्थ है, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, अनुकूलन करना चाहिए। जैसे जैसे विद्यार्थियों में बदलाव आता रहता है वैसे वैसे अनुकूलन करना चाहिए। अधिगम नियोगिता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है? तो जो अधिगम नियोगिता वाले बच्चे होते हैं उनकी प्रगति, उनका जो प्रोसेस, उनका जो प्रोग्रेस है उसको ऑब्जर्व करने की सबसे अच्छी उपयुक्त विधि कौन सी है ये बताना है। फर्स्ट है व्यक्ति केस अध्ययन, यानी कि जो केस स्टडी होती है वो। घटनावृत्त अभिलेख, जो हम उनके रिकॉर्ड रखते हैं वो। व्यवहार रेटिंग स्केल, या फोर्थ संरचित व्यवहार परक अवलोकन, है ना। तो अधिगम नियोगिता वाले जो बच्चे हैं उनको हम किस तरह से मतलब उनकी निरीक्षण करने की जो विधि होगी वो क्या होगी, तो संरचित व्यवहार परक अवलोकन इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आप उसको क्या करेंगे, संरचित व्यवहार परक अवलोकन करेंगे। हम उनका FA लेंगे, धीरे धीरे करके हम उनको टेस्ट करेंगे और फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम नियोगिता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। थर्ड, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। फोर्थ, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना। तो इसमें क्या होगा, अधिगम नियोगिता वाले जो शिक्षार्थी हैं एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बनाने के लिए सबसे सही तरीका जो है वो क्या होता है कि विविध कौशलों और युक्तियों का मतलब शिक्षण करें जिससे कि सभी संदर्भों में जिसको लागू किया जा सके। क्योंकि ऐसे शिक्षार्थी जो सीखने में किसी नियोगिता से ग्रसित होते हैं उनके जीवन को उत्पादक बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उन्हें तरह तरह के कौशलों को सिखाया जाए, युक्तियों को सिखाया जाए, जिससे वो इन चीज़ों का उपयोग अपने जीवन में कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि सामाजिक और जो सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगोत्स्की का उसके अनुसार कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड है, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। थर्ड है, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। फोर्थ है, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो इसमें क्या होता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया वाइगोत्स्की ने, इसमें जो बच्चे होते हैं वो सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका जो रखा गया है उसका नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं ये बताना है, ठीक है। तो जो व्याख्या, अनुमान, नियंत्रण, प्राकल्पना ये वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं, वैज्ञानिक पद्धति के, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप, मतलब एक कक्षा 7 का विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वो गणित में गलतियां करता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे।
ऑप्शन नंबर सेकंड, कैलकुलेटर उपयोग करने की अनुमति देंगे। नेक्स्ट, शिक्षार्थी से कहेंगे वे विकल्पात्मक पद्धति का उपयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहें। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि आप जब बच्चे के लिए उसकी गलती स्वयं बताने की बात कहेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, पहले इन दोनों में बात की गई है कि आप गलती को पता लगाएं, तो ये तो गलत हो जाएंगे ऊपर वाले दोनों, क्योंकि आप शिक्षार्थी को डायरेक्ट सही उत्तर पता करा देंगे, यानी कि आप बना बनाया उसको खाने को देंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, हमारे लिए क्या है, बच्चे को सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको उत्तर उपलब्ध नहीं कराएंगे, बल्कि उसको उसके आंसर के लिए खुद उसे पहुंचने के लिए बोलेंगे। कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैथ्स में अगर कैलकुलेटर यूज़ करेगा तो मैथ्स सीखने का फ़ायदा ही क्या है ना। तो शिक्षार्थी को हम विकल्पात्मक पद्धति का उपयोग करने के लिए कहेंगे कि उसको विकल्प उपलब्ध कराएंगे कि हाँ ये किस तरह से हो सकता है। जैसे 2 3 6 है तो 3 2 भी 6 होता है, हम इस तरह से उसको बता सकते हैं और उसे कहेंगे कि आप अपनी गलती का स्वयं पता लगाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो जो संवेगात्मक बुद्धि है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित होगी, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के साथ। सेकंड ऑप्शन, प्राकृतिक बुद्धि के साथ। थर्ड ऑप्शन, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि के साथ। एंड फोर्थ ऑप्शन, अस्तित्वपरक बुद्धि के साथ, है ना। तो किसके साथ संबंधित होगी ये बताना है। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किसके साथ संबंधित होगी, तो ये संबंधित होती है हमेशा ही संवेग की जहाँ पर बात होती है तो संवेगात्मक बुद्धि रिलेटेड होती है अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। संवेग का जो मनोविज्ञान है उसमें किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, संवेग विषयनिष्ठ भावना है, यानी कि व्यक्तिपरक भावना है, तो और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, संवेग ना केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, तो ये भी सही है। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं जो संवेग होते हैं, है ना, तो ये ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं, तो बिल्कुल ऐसा भी होता है, लेकिन संवेग ना केवल व्यक्तिक शिक्षार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, ये बात सही है, लेकिन एक जैसे संवेग पूरी कक्षा में मतलब हो जाए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो और इस बात पर यानी इसी तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि संवेग ना केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं, है ना। इस तथ्य पर संवेग के जो मनोविज्ञान है सबसे कम ध्यान इसी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरक, सेकंड है व्यक्तित्व विशेषक, थर्ड है संवेग, फोर्थ है प्रत्यक्षण। तो अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है प्रेरक, यानी कि अभिप्रेरणा, जो अभिप्रेरणा होती है उसको प्रेरक भी बोलते हैं। तो जो प्रेरक होता है ना, जो अभिप्रेरणा होती है, एक ऐसा बल होता है जो कि अंदर से पैदा होता है, ना कि बाहर की चीज़ से। हालांकि बाह्य अभिप्रेरणा भी होती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती है जितनी कि आंतरिक अभिप्रेरणा हेल्प करती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर मैं आपसे कोई काम करने के लिए कहूँगी तो जब तक आपका अंदर से वो काम करने का मन नहीं होगा आप उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। बाहर से चाहे कोई कितना भी फोर्स करता रहे, लेकिन अगर किसी काम को अंदर से करने का मन है तो वो काम ढंग से हो पाएगा। तो जो अभिप्रेरणा होती है उससे काम और अच्छे से हो पाता है ना। तो अतः राजेश जो है वो आंतरिक बल प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर किसी को भी समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, यानी कि जब अभिप्रेरणा आती है तो कौन सा क्रम सही होता है ये बताना है। तो मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनको देखते हैं। उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। नेक्स्ट है प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। नेक्स्ट है आवश्यकता, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। लास्ट है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले आवश्यकता आती है कि किसी भी काम करने की आवश्यकता क्या है, उसकी प्रबल प्रेरणा होती है, उत्तेजना होती है कार्य करने की, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार यानी लक्ष्य को पाने के लिए हम व्यवहार करते हैं, उपलब्धि हासिल करते हैं, उसमें अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, और जब काम हो पाता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद ही उत्तेजना में कमी आती है, यानी कि उसके बाद ही हम क्या हो पाते हैं, सेटिस्फाई होकर उस काम को पूरी तरह से करके उत्तेजना में कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वचिंतन, सेकंड है प्रतिधारण, थर्ड है पुनरावृत्ति एंड लास्ट है सार को दोहराना, है ना। तो इसका जो सामाजिक अधिगम है तो ये किसकी बात करता है, ये बात करता है प्रतिधारण की, यानी कि मॉडलिंग की बात यहाँ पर की गई थी, है ना। मॉडल जो बोबो डॉल वाला था, तो बोबो डॉल वाला क्या था, एक मॉडल था, प्रतिधारणा थी। तो कौन सी प्रक्रिया होती है यहाँ पर प्रतिधारण अभिक्रिया जो प्रक्रिया होती है प्रतिधारण प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरी को रख सकते हैं। आपका वीडियोस को लेकर जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।